तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज देखा था और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के क्लास में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। ये और एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आपके सिलेबस में है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं और उसके साथ साथ एग्जाम में तो आने के चांसेस हैं ही। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं ये क्या है। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है। पहला आता है मीटर। मीटर का मतलब क्या है? जो मेजर करता है, जो मेजर करता है। वो पोटेंशियल या पोटेंशियल से आता है। पोटेंशियो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ये क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर the potential difference of a सेल बोल सकते हो या फिर बैटरी बोल सकते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके अक्रॉस करंट पास कर रहा हो। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर हमारे पास तो वोल्टमीटर था जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते थे, तो ये पोटेंशियोमीटर क्यों आ गया? ये पोटेंशियोमीटर क्यों आया जब हमारे पास पहले से एक वोल्टमीटर है? तो अगर आप देखो, अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप लैब में आपको दिखाया जाए तो वोल्टमीटर जो होता है वो एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है, कुछ ऐसा यहाँ पे स्केल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। मतलब ये जो वोल्टमीटर हम यूज करते हैं वो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो बहुत एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर पोटेंशियोमीटर अगर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है तो हम पोटेंशियोमीटर ही सिर्फ यूज क्यों नहीं करते, वोल्टमीटर क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर ये है, पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत बल्कि सेटअप होता है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो आपके पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल आप करोगे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बहुत बल्कि सेटअप होता है। जो वोल्टमीटर होता है वो बहुत छोटा सा पोर्टेबल सा होता है, उसका आप हाथ में पकड़ के कहीं से कहीं लेके जा सकते हो। तो अगर मुझे क्या बोलूं, एक पोर्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए तो मैं यूज करूंगा वोल्टमीटर। और अगर मेरे पास जगह सफिशिएंट है, मैं सेटअप कर सकता हूं और मुझे एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये तो समझ गए पोटेंशियोमीटर का काम क्या है और इसको जरूरत क्या है, इसका जरूरत क्या है। अब ये हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? एक तो ये हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है ना। दूसरा, ये हमारे लिए यूजेस में लिखना, ये हमें ईएमएफ ऑफ ए सेल मेजर करके दे सकता है। अगर मान लो कोई एक सेल है जिसके अक्रॉस कितना है, उसका ईएमएफ कितना है आपको पता करना है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल हमें ये निकाल के दे सकता है। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। मान लो दो तो बैटरी है, दो तो सेल है, आपको उसको कंपेयर करना है, उनका ईएमएफ कंपेयर करना है, तो पोटेंशियोमीटर हमें वो करके दे सकता है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स, ठीक है। और क्या कर सकता है? और ये हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी मेजर करके दे सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर करके दे सकता है। तो बेसिकली ये तीन काम इसके, ये तीन जनरल काम होते हैं जिसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल इसका यह है कि आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, या फिर बोल सकते हो आप जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। इसको समझेंगे हम अच्छे से डायग्राम से, लेकिन पहले इसका प्रिंसिपल नोट डाउन कर लो, फिर डायग्राम बना के समझा दूंगा।
किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इसको जरा समझना, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर? मतलब अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें, या फिर हमारे पास एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, हर जगह पे इक्वल है, तो उसमें, और अगर उसमें एक स्टेडी करंट पास कर रहा होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और अगर आप लेंथ को घटाते जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी घटते जाएगा। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या, कौन सा पॉइंट क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो पहले इसको लिख लो, मैं डायग्राम करके समझा दूंगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, इसको जरा लिख लो 2 लाइन। अगर आप यहां पे एक डायग्राम देख रहे होगे, ये ऐसा कुछ पोटेंशियोमीटर हमें दिखता है। एक बड़ा सा पट्टा होता है, ठीक है, उसमें लगभग 500-600 मीटर का तार लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, मीटर 500-600 मीटर बोल रहा हूं, 5-6 मीटर का, 5-6 मीटर का तार लपेटा हुआ रहता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में एक ही तार हुआ करता था 100 सेंटीमीटर का, वैसे ही वो 100 सेंटीमीटर वाले 5 से 6 तारे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, यहां से ए से 0 स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर, फिर यहां से 200 से लेके 200, फिर ये 200, फिर ये 300, फिर ये 400, लगभग 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर का तार इसमें ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो, जब ये बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, जब बैटरी इसके साथ कनेक्टेड होगा तो एक करंट इस के थ्रू पास कर रहा होगा, इन तारों के थ्रू पास कर रहा होगा। जब करंट पास कर रहा होगा, और यहां पे एक यह है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट क्या है? एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह है, जिसको मैं अपने मर्जी से उसका वैल्यू फिक्स कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं इसमें से इस की को क्लोज कर दूंगा तो इसमें एक करंट पास करेगा। जब ये इस पे करंट पास करेगा, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है और यहां पे लगा रहता है जॉकी। ठीक है, यहां पे लगा रहता है जॉकी, और जॉकी को हम क्या करते हैं, इस पे मूव करते हैं। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पे मूव करके बैलेंस पॉइंट निकालते थे, वैसे ही यहां पे भी जॉकी को मूव करके हम इस पे बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के वजह से इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा, और उसी पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। अब इसको, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कब हम इसको यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने प्रिंसिपल बताया था उसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या बोला था कि जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप इधर से लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहां पे, मतलब मान लो यहां से 0 से स्टार्ट किए, 0 से 100 पहुंचे, जॉकी को मूव करते तो करंट भी यहां पे बढ़ते हुए जाएगा। मतलब करंट अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर ए और बी पॉइंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते हुए जाएगा। ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्या मैं बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, V इज इक्वल टू एक K मल्टीप्लाई कर देता हूं L के साथ, K इंटू L। तो K हमारा कितना हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू V बाय L, और इस K को हम क्या बोलते हैं, K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एग्जाम में अगर पूछ ले या इक्वेशन में अगर गिवन हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू इतना है, तो इसका मतलब समझ लेना V बाय L का रेशियो गिवन है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसी K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है,
तो ये था उसका कहानी, इसका प्रिंसिपल। अब इसको यूज करेंगे हम दो चीजें निकालने के लिए। पहला चीज कंपैरिजन ऑफ सेल, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, वो पहला चीज सीखेंगे। डायग्राम, ये डायग्राम मत बनाना, मैं इसमें अभी थोड़ी मॉडिफाई करूंगा, उसी को बनाना, ठीक है। अगर बना चुके हो तो दूसरी बार बनाओ जो डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। क्या है पहला चीज हम सीखेंगे बीटे में, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। समझते हैं कि इसको पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करें। यहाँ पे ऊपर जगह नहीं हुआ है इसलिए मैंने इसको खींच के नीचे बना दिया है, ठीक है। यहां से तार निकाला हुआ है और यहां से जोड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दो सेल्स हैं, एक है E1 दूसरा है E2, दो सेल्स है जिसका ईएमएफ E1 और E2 है। और पहले से ये पोटेंशियोमीटर एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ E है, ठीक है। अब इधर से ये दो कीज हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि पीओ बॉक्स होता है, मैंने लास्ट क्लास में बात किया था इसके बारे में। और उसके साथ साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जो कि 0 से स्टार्ट करके इधर मूव कर सकता है, ठीक है। ये जॉकी है, जॉकी इधर से मूव कर सकता है। चलो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम इस की को क्लोज कर देंगे, ये वाला की को क्लोज कर देंगे, सॉरी पहले इस वाले की को हम क्लोज कर देंगे, E1 को क्लोज करेंगे, E1 को क्लोज करेंगे और E2 ये वाला जो की है इसको ऑफ रखेंगे, मतलब इसका ईएमएफ काम नहीं कर रहा होगा। जब ये E1 को हम ऑन करेंगे, मतलब इसका की ऑन करेंगे, तब क्या होगा, यहां से भी करंट पास कर रहा होगा और यहां से भी करंट पास कर रहा होगा। तो जब यहां से करंट पास कर रहा होगा और मैं इस जॉकी को यहां पे मूव करवाता हूं तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक करंट सप्लाई कर रहा होगा और ये भी एक करंट सप्लाई कर रहा होगा। अब दोनों करंट आमने सामने से आ रहे हैं तो एक टाइम पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे ना। मान लो 5 एम्पियर का करंट आया, इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, तो दोनों कैंसिल करके कितना मिलेगा, 3 एम्पियर। और वही 3 एम्पियर यहां पे गैल्वेनोमीटर में दिखा रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं इस जॉकी को बढ़ाते हुए जाऊंगा वैसे वैसे मेरा इसमें से करंट जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बैटरी है ये तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट दे रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं इस जॉकी को बढ़ाते हुए जाऊंगा वैसे वैसे करंट मिलेगा। तो मान लो ये वाला जो बैटरी है वो 5 एम्पियर का करंट दे रहा है और जॉकी को बढ़ाते बढ़ाते मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा, मान लो इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, तब ये भी, ये जो ईएमएफ E1 है ये भी 5 एम्पियर का करंट देना चालू कर दिया। तो जब चालू कर दिया तो करंट नल हो जाएंगे एक दूसरे को, और अगर नल हो गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट मेरा कितना शो करेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट मेरा 0 शो करेगा। तो यहां पे जो E1 मेरा आएगा, जब पहले वाला E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू K इंटू L1। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर के लिए तो सेम ही होगा, उसके लिए कोई चेंज नहीं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से L1 क्या है, जब मैं इसको मूव कर रहा हूं, मतलब जॉकी E1 के लिए जब मूव कर रहा हूं वो जिस लेंथ पे आके पहुंचा वो है L1, ठीक है। वैसे ही मैं सेम चीज करूंगा, इसके लिए क्लोज ओपन कर दूंगा और E2 के लिए भी सेल में ऑन कर दूंगा। तो जब ऑन करूंगा तो इस जॉकी को मैं फिर से मूव करवाया, जब फिर से मूव करवाया मान लो वो इस पॉइंट पे आके पहुंचा जो कि है L2, एक अलग लेंथ है। वही सेम कहानी जो पहले वाले सेल के लिए किया था वही सेम कहानी दूसरे वाले सेल के लिए किया। तो E2 मुझे कितना मिल जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू K इंटू L2, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दोनों का रेशियो निकाल दूं E1 बाय E2 तो मुझे क्या मिल जाएगा, L1 बाय L2। तो अगर मैं दोनों लेंथ का रेशियो निकाल दूं तो मुझे ये दोनों सेल का रेशियो मिल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स हो गया, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। अब अगर मान लो आपको E1 का वैल्यू पता है या फिर E2 का वैल्यू आपको पता है और E1 का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप E1 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। E1 विल बी इक्वल टू कितना,
E1 विल बी इक्वल टू L1/L2 इंटू E2। ये कर दो तो आपको E1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इससे इसी प्रोसीजर से दो चीजें हो सकती हैं, एक तो क्या, एक तो कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ हो गया, और दूसरा क्या, दूसरा हमने अगर मैं एक ऐसा सेल ले लूं जिसका वैल्यू मुझे पता है और एक ऐसा सेल लूं जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसका भी वैल्यू मैं इसी प्रोसीजर से निकाल सकता हूं, जो कि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कंपैरिजन ऑफ सेल कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अंचल समझे? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बिट बी पे चलेंगे। और क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी करेंगे। पहले बिट बी, इसको डायग्राम बना के लिख लो। अब दूसरा काम हम इससे क्या कर सकते हैं, हम दूसरा काम कर सकते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल निकालना। कैसे करें? मान लो ये एक सेल हमें गिवन है जिसका ईएमएफ है मान लो ई, ठीक है, जिसका ईएमएफ है मान लो ई, मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चलो पहली बार मैं क्या करता हूं, किया जाएगा, मैं प्रैक्टिकल में क्या होगा आप समझना। पहले हम इस K1 जो है, इसको मैं K1 लिख देता हूं, ठीक है, K1 इसको क्लोज कर दूंगा, इसको क्लोज करूंगा और ये ओपन रहेगा, ठीक है। केस 1 में क्या हो जाएगा, पहला चीज क्या करेंगे, K1 इज क्लोज्ड और K2 इज ओपन। जब K1 और K2 ओपन होगा तब यहां से एक करंट जा रहा होगा और उसी टाइम मैं इस जॉकी को मूव करके एक नल पॉइंट निकालूंगा जहां पे ये की इस की को ये सेल इस सेल को बैलेंस कर रहा हो। जब ये सेल इस सेल को बैलेंस करेगा तभी तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आएगा, जी जीरो हो जाएगा। तो बैलेंस के लिए तब मुझे क्या मिलेगा, जो ये वाला क्लोज है ये वाला ओपन है, ठीक है, मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, E विल बी इक्वल टू K इंटू L1, एक लेंथ मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसी को फिर से क्लोज कर दूंगा, ओपन करते वक्त एक लेंथ लिया, अब फिर क्लोज कर दिया, जब क्लोज कर दूंगा अब इससे भी करंट जा रहा है, इससे भी करंट जा रहा है, इस सेल से भी करंट जा रहा है। अब मैं फिर से इस जॉकी को मूव करके और एक लेंथ लूंगा जो कि होगा L2, ठीक है, तो उसको मैं मान लेता हूं V इज इक्वल टू K L2 मुझे मिल जाएगा, दूसरा लेंथ। ये दूसरा केस है। दूसरा केस में क्या हो रहा है, जब K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, जब दोनों क्लोज्ड हैं तब मुझे क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू K L2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिल जाएगा, E/V इज इक्वल टू L1/L2। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ईएमएफ फ्रॉम ओम्स लॉ हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं, ये जो जब मैंने इसमें रेजिस्टेंस दिया तब मैंने एक चीज और भी किया हुआ है, क्या किया हुआ है, यहां पे मैंने ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में मतलब सेकंड केस में रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने अपने हिसाब से एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ताकि करंट भी मेरे रेजिस्टेंस के हिसाब से ही जाए, ठीक है। तो ये जो R है, R गिवन बाय द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, और EMF इक्वल टू क्या होता है, EMF इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और यहां पे अगर मैं वही E/V करूं,
E by V, therefore E by V will be equal to कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये हो जाएगा। और E by V इक्वल टू L1 बाय L2 भी है, तो L1 बाय L2 ये हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 प्लस R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये 1 उस तरफ चला जाएगा तो -1, और ये R उस तरफ चला जाएगा तो होल इंटू R हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे कितना मिल गया, L1 बाय L2 -1 होल इंटू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से दे रहे थे। तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल मिल गया। तो पोटेंशियोमीटर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ इससे पहले हमने क्या किया, सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियोमीटर पे, क्या क्वेश्चन हमें मिल सकता है, एग्जाम्स में कैसे आते हैं, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर वायर। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर कितना गिवन है, लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर में ले लेते हैं 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, और क्या गिवन है, द वायर इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल जो गिवन है, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन होता था, यहाँ पे एक्सटर्नल एक बैटरी लगता था, वो आपको 5 वोल्ट, यहाँ से तार जाता था ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक बैटरी लगता था, की लगता था, फिर रियोस्टेट लगता था, तो ये वाला गिवन है 5 वोल्ट। तो V आपको कितना गिवन है, 5 वोल्ट, और विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, R एक्सटर्नल गिवन है 480 ओम, ठीक है। इफ द अननोन ईएमएफ E इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की, K इक्वल टू क्या बोला था अभी, V बाय L। तो पहले V निकालते हैं। V कितना है, V हमारा है 5 वोल्ट, है ना। V हमारा कितना है, सॉरी पोटेंशियल, अच्छा B बाय L। अब B बाय L डालने के लिए यहाँ पे मुझे जो एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे गिवन है वो कितना है, 5 वोल्ट है। तो टोटल करंट पहले उस वायर से कितना पास कर रहा होगा वो निकालते हैं। तो करंट थ्रू द वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R। नेट रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस एक है 20 ओम, जिसका किसका, तार का, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 480। तो V बाय 20 प्लस 480 मतलब 5 बाय 20 प्लस 480 विच इज इक्वल टू 5 बाय 500 विच इज इक्वल टू 1 बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर करंट। तो 0.01 एम्पियर स्टेडी करंट इस पोटेंशियोमीटर में भाग रहा होगा, ठीक है। अब तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, मतलब ये जो वायर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। R यहाँ पे हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस, और करंट हमारा कितना है 0.01। तो 0.01 इंटू वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 ओम, सॉरी 0.2 वोल्ट, ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। टोटल लेंथ कितना है 10,
10 मीटर विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर, तो यहां से पॉइंट हटा तो इंटू 10, तो दैट इज इक्वल टू 2/1000 विच इज इक्वल टू 0.0002 V पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर कितना आ गया, 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका बिट 1 सॉल्व हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आया कैसे क्यों हुआ है ये सब। उसके बाद आते हैं नंबर 2 में, द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था EMF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू K इंटू L, और L क्या होता था, बैलेंस्ड पॉइंट। बैलेंस्ड पॉइंट कितना गिवन है, 600 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और EMF हमें पता निकालना है और K हमें पता चल गया है, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 0.0002 इंटू बैलेंस पॉइंट कितना है 600, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1000, 10,000, तो 20 गेट्स कैंसिल, 12/100 विच इज इक्वल टू 0.12 वोल्ट। तो अननोन EMF कितना आ गया, इफ एन अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, तो अननोन EMF कितना आ गया, 0.12 वोल्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपका बिट 2 है, ये आपका बिट 1 है। चलो, ये RESC में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन बोला है, छोटा सा क्वेश्चन है, ए सेल गिव्स ए बैलेंस विथ 85 सेंटीमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर शॉर्टेड देन थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 7.5 ohm द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट 75 सेंटीमीटर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पहले जब शॉर्ट नहीं हुआ था, सोल्यूशन पे आते हैं, जब शॉर्ट नहीं हुआ था तो L1 आपको कितना दे रहा था, 85 सेंटीमीटर। जब शॉर्ट कर दिया गया L2 कितना गिवन हुआ, 75 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया गया वो कितना है, 7.5, तो कैपिटल R हो गया कितना, 7.5 ओम। पूछा क्या है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, डायरेक्ट पुट करो, इंटरनल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R इंटू, अभी फॉर्मूला बताया था क्या था, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, वैल्यूज डाल दो, तो 7.5 इंटू 85 माइनस 75, 10 डिवाइडेड बाय L2 75, ये हो गया। तो यहां से पॉइंट हटा तो 10, ये गेट्स कैंसिल, 10 गेट्स कैंसिल, तो बचा 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाओगे, क्या क्वेश्चन आया है समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट यही है। लगातार 1 महीना 1.5 महीना के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। हालांकि इस पे और एमसीक्यूज मुझे करवाने का मन था, लेकिन टाइम का बहुत शॉर्टेज है और बहुत लेट भी चल रहे हैं, तो यहीं पे मैं इसको ऑफ करता हूं, मतलब इसको रखता हूं। नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, जो कि है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उस पे जाएंगे और उसको समझेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस टॉपिक के, इस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यूज के होंगे। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि एमसीक्यू के बेस्ड में है, तो उसको भी देख लेना और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ आज के वीडियो के साथ आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद हम करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे जाएंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको और कैसा वीडियो चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपका क्या फीडबैक है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं अपने आप को भी इंप्रूव कर सकूं और आपको भी एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।